अच्छा ये है जी आईपीओ की वेबसाइट। साइमा जरा वो वाला छोड़ दो यार। ये है जी हमारी आईपीओ की वेबसाइट। अच्छा आईपीओ की वेबसाइट के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें दे रखी हुई हैं। ये इंट्रोडक्शन है अबाउट आईपीओ। उसके बाद आ गया इसका ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड कॉपीराइट। ये चार चीज़ें जो है ना ये इदारा ये डील कर रहा है। ट्रेडमार्क्स को, मार्क्स को डील कर रहा है। ये मार्क्स हैं सारे के सारे। पेटेंट्स हैं, कुछ चीज़ों के पेटेंट किए जाते हैं, मार्क्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल गाड़ी का पेटेंट होता है, इंजन के डिज़ाइन का पेटेंट होता है, मार्क्स नहीं होते। इसी तरह जो डिज़ाइन होते हैं ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कहलाते हैं, जो वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में आ जाता है। कॉपीराइट जो होता है वो बुक्स, फिल्म्स, ऑडियोज, वीडियोज, ये सारी की सारी इसमें आ जाती है। आर्टिस्टिक वर्क इसमें आ जाता है। तो ये चार चीज़ें अलग अलग जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड होती हैं। ओके, आप सही कह रही हैं, लेकिन हमें अपने काम करना है। वेरी गुड। अच्छा जी, यहाँ से आ जाता है हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में चले जाएं तो ये हमें बताता है कि जनाब इंट्रोडक्शन है क्या। Trademark is a word, phrase, symbol, or a design that identifies and distinguishes the source of a goods or one party from those others. ये एक है जिसके बारे में आपको यहाँ से ही आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। मुझे ट्रेडमार्क है क्या, कोई वर्ड है, फ्रेज है, कोई वर्ड है, कोई फ्रेज है, कोई सिंबल है, कोई डिजाइन है, या जो कि आइडेंटिफाई करता है या डिस्टिंग्विश बना देता है गुड्स को। आपको नजर इजीली आ रहा है? आप देखें, मुझे बताएं ना सब चीज बड़ा कर, ठीक है? अभी भी नहीं नजर आ रहा तो हम इसे और बड़ा कर सकते हैं। अब ठीक है, जबरदस्त हो गया, ठीक है। अच्छा ट्रेडमार्क जो है वो कोई वर्ड है, फ्रेज है, सिंबल है, या कोई डिजाइन है जो क्या करता है, उसका काम क्या है, ये आइडेंटिफाई कर देता है, या फिर आपकी प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश बना देता है, गुड्स की प्रोडक्ट को। और डिस्टिंग्विश बनाकर एक पार्टी से, फ्रॉम वन पार्टी फ्रॉम द अदर्स। आपका ही एक नमक है वो हम आलियन सॉल्ट के तौर पे बेच लें, दूसरा नेशनल सॉल्ट के तौर पे बेच लें, है सॉल्ट ही, लेकिन ये आपकी प्रोडक्ट को ना, ये सिंबल, ये डिजाइन, ये वर्ड फ्रेज जो है ये आपको डिस्टिंग्विश करा रहे हैं। तो ये जो मार्क है ये कहलाएगा आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इसके बाद एक और वो डेफिनेशन यहाँ करेगा, सर्विस मार्क। सर्विस मार्क उन वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सिंबल्स को कहते हैं या डिजाइन को कहते हैं जो आइडेंटिफाई कर देते हैं, डिस्टिंग्विश कर देते हैं सर्विसेज को, सामान को नहीं, गुड्स को नहीं, सर्विसेज को डिस्टिंग्विश कर देते हैं। तो ये आपका आ गया सर्विस मार्क। तो ट्रेडमार्क एंड सर्विस मार्क आर बोथ आर डेल्ट इन ट्रेडमार्क एक्ट। तो ट्रेडमार्क के अंदर ही हम इसको डील करेंगे। अच्छा ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री जो है ना वो प्राइमरी बॉडी है, प्रीमियर बॉडी ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पाकिस्तान, आईपीओ की बॉडी है, एक्टिविटी जो इसको रजिस्टर करती है, वर्किंग फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेड एंड सर्विस मार्क्स अंडर द ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001। तो यहाँ से एक तो हमें ये पता लगा कि ये ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर ये सारा काम होना है, हमने पढ़ना भी यही है। अच्छा हमारी ये जो ट्राई है वो बेसिकली ये ट्राई है कि हम इसमें इनिशियल लेवल का काम तो कर रहे हैं, मार्केट के अंदर लोग इसको जो काम कर रहे हैं ना वो इसकी मेयर रजिस्ट्रेशन तक का काम कर रहे हैं, लेकिन ये बाउंड नहीं है रजिस्ट्रेशन तक। इसकी यूटिलिटी रजिस्ट्रेशन के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अगर आपकी किसी फैक्ट्री ने 2 नंबर कॉपी बनानी शुरू कर दी, मिलते जुलते नाम से काम शुरू कर दिया, तो उसको जाकर रोकना और अपने फिर डिमेरिजेस और सारे अपने फाइन्स और चीज़ें कलेक्ट करके लेके आना, असल काम फिर वकील का एज अ गार्डियन टू दैट थिंग वो फिर शुरू हो जाता है कि वो जाके अपनी रिकवरीज और पेनल्टीज करके खिलाफ वर्जी से होता है। तो वो खिलाफ वर्जी होनी बाद में है। अच्छा पहले तो जंग होती है कि किसका है ये, वो जंग तकरीबन यहाँ पे हर अनपढ़ इंसान भी कर रहा है। हमें कानून पढ़ने का इसलिए शौक चढ़ गया है कि हम कानून को पूरा पढ़ लें, एक दफा रीड आउट कर लें, ताकि हम इस कंडीशन में पहुंच जाएं कि हम उसके बाद के जो फायदे हैं, जो उसकी निटी-ग्रिटीज हैं, उसको भी समझ लें। इट इज फेडरल गवर्नमेंट बॉडी, एक तो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर बॉडी, और इट्स jurisdiction for the trade and service marks lies within the geographical boundary of Pakistan
अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारे के सारे मार्क्स पाकिस्तान में रजिस्टर हो रहे हैं। अब एक नया सिस्टम भी आ गया हुआ है जिसके जरिए से ये मार्क्स वर्ल्ड ओवर भी आपके रजिस्टर हो जाते हैं। वो एक नया सिस्टम भी आ चुका हुआ है, उसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। इट वर्क्स एज अ सिविल कोर्ट एंड इट्स डिसीजंस आर एप्लीकेबल एट द प्रोविंशियल हाई कोर्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है कि यहाँ से अगर आपकी अपील खारिज होती है तो जाती सीधी हाई कोर्ट में जानी है। द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री इज हेडेड बाय अ रजिस्ट्रार and its office is located in Karachi and also regional office situated in Lahore. लाहौर में भी इसकी है ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री है। इसके फंक्शंस क्या हैं? With the promulgation of the Trademark Ordinance 2008, the Trademark Registry has acquired a new role of creating mass awareness about the importance of the intellectual property rights, in addition to the additional role of the registering trademark. खाली रजिस्ट्रेशन करने का काम नहीं रह गया, ये लोग आजकल इसकी पब्लिसिटी भी बहुत कर रहे हैं कि आप लोग अपना रजिस्टर करवाएं। It has started persuading enterprises to seek protection of their trade and service marks so that they could establish their business on fair practices. In this connection, a separate helpline with the efficient officials have been maintained at the office of the Trademark Registry Karachi, Regional Office Lahore and IPO headquarters Islamabad. अच्छा, ये पहले हेडक्वार्टर भी कराची में ही होता था, लेकिन इसकी रजिस्ट्री जो है वो कराची में है, हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है और रीजनल ऑफिस इसका लाहौर में है। यही वजह है कि इसकी ज्योग्राफिकली पोजीशनिंग बहुत डिस्टेंस पे है पाकिस्तान के हिसाब से कही जाए। इंडिया के हिसाब से तो देखेंगे तो बहुत ही छोटा मुल्क है हमारा, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से ज्योग्राफिकली डिस्टेंस के ऊपर इनके काम हो रहे हैं कि इन प्रैक्टिकल हर काम इसका बहुत टाइम लेता है। इसके 6 स्टेप्स हैं। 6 स्टेप पूरे होने में अगर कोई हर्डल भी ना आए तो 1.5 साल तो पक्का है। अच्छा, ये रिसेप्शन डेस्क, the reception desks are established at the trademark registry Karachi regional office Lahore and IPO headquarters Islamabad. The applications are relevant documents are received and application numbers issued on the spot. Data capture section. After receiving applications for the registration of the trademark and the service mark, the section converts the information of the application into digitalized form and issues an acknowledgement receipt, जिसको हम acknowledgement receipt देते हैं. It also carries out minor telegraphical रेटिफिकेशंस ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट। ये आपको छोटी मोटी इसके बारे में आइडिया भी दे देते हैं। अगर कोई गलती हो ना उसमें, टाइपो एरर हो या कोई और एरर, तो वो उसको करेक्ट उसी वक्त करेक्ट भी कर लेते हैं, क्लरिकल मिस्टेक्स को वहां ठीक भी कर लेते हैं। एग्जामिनेशन सेक्शन, owing to the huge number of applications received, the section is divided into 8 subsections. Each subsection has been allotted specified number of cases, classes of goods and services of for examination. इन्होंने ना 8 बेंच बना दी है। हाँ, अच्छा, इसके अंदर ना मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को उन्होंने क्लास के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है कि ये एक क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, चौथी क्लास है, पांचवी क्लास है। अच्छा, क्लासेस भी हम खोल लेते हैं इसी की। मेरा ख्याल में अगर मैं इसी को मैं आगे खोल लूँ तो यहाँ क्लासेस भी देख सकते हैं। क्या कह रही है मामा? तो दे दें, मेरे से क्यों पूछ रही? दे दें। अच्छा जी, मैंने जवाब आपको दे दिया, आगे आप जाने, आपका काम है। ये है जी क्लासिफिकेशन। ये देखें, ये क्लासिफिकेशन की ना समरी दे रखी है। ये समरी है इसकी, ये मैंने सारा जूम इन किया हुआ है। अब वो देखें, ये बताया केमिकल्स फॉर द यूज इन इंडस्ट्री साइंस एंड, ये सारा 1 के अंदर आएगा। थोड़ा छोटा कर दूं, ये समझ आता है? Chemicals for use in industry, science, photography, as well as in agriculture, horticulture, forestry, unprocessed artificial resins or unprocessed plastics, fire extinguishing and fire prevention composition, ये class 1 में आती है सारी की सारी। Tempering, soldering preparation, substance for the tanning animal skins, hiding, adhesive for use in industry, pottery and paste fillers, composite, मैन्यूअर्स, फर्टिलाइजर, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन फॉर यूज इन इंडस्ट्री एंड साइंस। मोर में इसके अंदर और भी शामिल हैं जो आप देख सकते हैं। 2 में आ जाता है पेंट, वार्निश, लेकर,
पेंट वार्निशेस वगैरह इसमें सारी शामिल आ गई। इनमें से जो आ गया रॉ नेचुरल डिजाइन आ गई, मेटल इन फॉयल एंड पाउडर फॉर्म मेटल्स भी इसी के अंदर आ गए, डेकोरेटिंग एंड प्रिंटिंग एंड आर्ट मटेरियल मोर भी इसमें है। मजीद अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहें तो इसमें 2 में चले जाएं। 3 आ गई नॉन मेडिकेटेड कॉस्मेटिक एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशंस, नॉन मेडिकेटेड dentifrice, perfumery, essential oils, bleaching preparations and other substances for the laundry use. Basically क्या है इसमें? Laundry use and cleaning. क्लास 4 में आ जाता है इंडस्ट्रियल ऑयल्स एंड ग्रीस एंड वैक्स, लुब्रिकेंट्स वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर। क्लास 5 में आ जाता है फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन एंड वेटरनरी प्रिपरेशन, सैनिटरी वगैरह etc। क्लास 6 में आ गया कॉमन मेटल्स एंड देयर एलॉयज, ओर्स वगैरह। 7 में आ गया कौन सी मशीन्स, मशीन टूल्स, पावर ऑपरेटेड टूल्स, और धातों को कहते हैं वो वाली धातें जो कि खाम हालत में आपके पास आती है, ठीक है। मशीन्स आ गई, मशीन टूल्स आ गए, पावर ऑपरेटेड टूल्स आ गए, मोटर्स एंड इंजन्स आ गई एक्सेप्ट फॉर द लैंड व्हीकल्स, लैंड व्हीकल्स को उसमें शामिल नहीं कर रहा, बाकी सारी मशीनें आ गई। उसके बाद क्या आ जाता है, 8वीं क्लास कहती है जी हैंड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, हैंड ऑपरेटेड कटलरी, साइड आर्म्स एक्सेप्ट फायर आर्म्स, रेजर्स, ठीक है जी। 9 बहुत बढ़िया, साइंटिफिक रिसर्च, नेविगेशन, सर्वेइंग, फोटोग्राफिक, सिनेमेटोग्राफिक, ऑडियो विजुअल, ऑप्टिकल, वेइंग, मेजरिंग, सिग्नलिंग, डिटेक्टिंग, टेस्टिंग, ये सारे किस्म के इक्विपमेंट इसमें आ गए। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आ जाता है, डाउनलोडेबल मीडिया भी आ जाता है, रिकॉर्डिंग भी आ जाती है, ठीक हो गया जी। नॉइज क्लिप्स फॉर द ड्राइवर्स आ गया है, एंड स्लीपर्स एंड स्विमर्स, जो नाकों की जो क्लिप नहीं होती यहाँ लगा देते हैं तो आपकी स्विमिंग के दरमियान जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। ब्रीडिंग ऑपरेटर्स भी इसमें आ गया, वाटर स्विमिंग के, अंडर वाटर स्विमिंग के लिए। 10वीं क्लास करिए सर्जिकल, मेडिकल, डेंटल एंड वेटनरी ऑपरेटर्स। 11वीं आ गई ऑपरेटर्स एंड इंस्टॉलेशन फॉर द लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग, HVAC। व्हीकल्स कौन कौन सी आ गई जी, 12वां जी व्हीकल्स, ऑपरेटर्स फॉर द लोकोमोशन बाय लैंड, एयर, वाटर। 13 फायर आर्म्स, एम्यूनेशन, प्रोजेक्टाइल्स, एक्सप्लोसिव्स, फायरवर्क्स। 14वीं प्रीशियस मेटल्स एंड देयर एलॉयज, ज्वेलरी, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, 15वीं क्लास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल स्टैंड फॉर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कंडक्टर्स, बटन्स etc। 16वीं पेपर एंड क्लिपबोर्ड, प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड मैटर, बुक बाइंडिंग मटेरियल। 17 अनप्रोसेस्ड एंड सेमी प्रोसेस्ड रबड़, चमड़ा, लेदर, इमिटेशन ऑफ लेदर, डिजाइन के ऊपर वगैरह बनाया होता है। 19 मेटल्स नॉट फॉर मेटल, फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मेटल की बेस में नहीं, वो हम ओर्स पढ़ आए हैं। ये मटेरियल्स कौन से हैं जी, फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ग्रिड पाइप्स नॉट फॉर मेटल, फॉर बिल्डिंग, एस्फाल्ट, पिच, टार, बिटुमेन, ये सारा का सारा मटेरियल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो ये 19वें क्लास में आएगा। 20वीं क्लास में फर्नीचर, मिरर, पिक्चर फ्रेम्स, ये सारे इसमें आ गए। 21 में हाउस होल्ड एंड किचन यूटेंसिल्स, कंटेनर्स, कुकवेयर्स। 21वीं 22वीं रोप्स, स्ट्रिंग्स, नेट, टेंट। 23वीं यार्न एंड थ्रेड फॉर टेक्सटाइल यूज। 24वीं टेक्सटाइल एंड सब्सटेंस फॉर द टेक्सटाइल्स, हाउस होल्ड लीलन हो गया, कर्टन्स ऑफ द टेक्सटाइल हो गया, या प्लास्टिक के हो गए घर के इस्तेमाल के लिए कपड़े। क्लोथिंग, फुटवेयर, हैंडवेयर, 25वीं क्लास। 26 लेस, ब्रेड, एम्ब्रॉयडरी। 27वीं कारपेट, रग, मैट, मैटिंग। 28वीं गेम्स, टॉयज, प्ले थिंग्स। 29वीं मीट, फिश, पोल्ट्री, गेम्स। 30वीं कॉफी, टी, कोका वगैरह। 31वीं रॉ एंड अनप्रोसेस्ड एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स। 23वीं बियर्स, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, मिनरल्स, एरेटेड वाटर्स, सोडे सोडे। 33 अल्कोहलिक बेवरेजेस एक्सेप्ट बियर्स। 34वीं टबैको एंड टबैको सब्स्टिट्यूट्स। अब सर्विसेज की क्लासेस शुरू हो जाती हैं, 1 से लेकर 34 तक गुड्स की क्लासेस है, 35 से लेकर 45 तक 10 ये सर्विस की क्लासेस हैं। सर्विस कितने क्या है, एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस फंक्शंस, फाइनेंशियल, मॉनेटरी, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, रियल एस्टेट अफेयर्स,
36 में कराएगा वो। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, इंस्टॉलेशन, रिपेयर सर्विसेज, माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, ऑयल, गैस, ड्रिलिंग, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज 38 में, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ गुड्स, सामान अपने पास रखा है, treatment of the materials, recycling of the waste and trash, air purification, transportation of the transmission, treatment of water, printing services, food and drink preservation, education, training, entertainment, sports and culture services। देखें इनका कमाल है कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट इकट्ठी डाल दी 41 में। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज दी जा रही हैं, गुड्स नहीं है, माल नहीं है। सर्विस फॉर प्रोवाइडिंग फूड एंड ड्रिंक, किसी के लिए अगर आप डिजाइन भी करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर और उसकी देते हैं सर्विसेज, तो यहाँ आनी है। अगर आपने ये असल में दिया सॉफ्टवेयर बेचा तो वो प्रोडक्ट है। हाँ जी, वो ऊपर आ गया हुआ है, ठीक है नहीं। मेडिकल सर्विसेज, वेटनरी सर्विसेज, हाइजीनिक एंड ब्यूटी केयर फॉर ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स। ब्यूटी केयर फिर एनिमल्स भी है इसमें। लीगल सर्विसेज, security services for physical protection of the tangible property and individuals, personal and social services rendered by others to meet the needs of the individual। मोर में जाएं आप, किसी के भी मोर में जाएंगे उसके अंदर फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरी की पूरी क्लास की एक्सप्लेनेशन भी इसी तरह से ये देख लीजिए। ये पहले नहीं होता था मोर का बटन, ये अब मैंने देखा है। ये अब ये सारा का सारा रेंटल फॉर सोफा, सिक्योरिटी, इसमें शामिल किए जा रहे हैं चीजें और कॉम्प्रिहेंसिव बना रहे हैं। तो ये यहाँ से आपको क्लासेस की अच्छी मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि ये क्लासेस हैं जिन क्लासेस को आप ट्रेड मार्क, आपने कोई पानी की बोतल बनाई तो उसके ऊपर एक ट्रेड मार्क जो आपने लगाना है, यूनिलीवर का जो मार्क लगा हुआ है आपके साबुन के ऊपर, शैम्पू के ऊपर, वो ट्रेड मार्क है। नेस्ले का, वो कह रहा है वर्ड भी हो सकता है, लोगो भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है जी, वो नेयर रिजेम्बलेंस नहीं होनी चाहिए किसी। अच्छा, आप उसको कलर स्कीम के साथ लिस्ट करते हैं? कलर स्कीम में वो भी मैच नहीं होनी चाहिए, ठीक। हाँ, अच्छा जी, ओइंग टू द ह्यूज नंबर, ये हम पढ़ चुके हैं 2001 ऑर्डिनेंस के तहत ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 में होना है। एनी contravention found in the application is conveyed to the applicant with a request to make it compliant with the ordinance. The subsequent amendment in the application is made through TM16 with a specified amount of fees। तो बता दी जाती है भाई ये आपकी जो है ना एप्लीकेशन गड़बड़ है, इस एप्लीकेशन को ठीक करें, और TM16 जो है ना एप्लीकेशन है चेंज की, वो फाइल करें और उसको ठीक करें। If the application does not contravene the ordinance, it is accepted by the registrar and sent to the journal section। तो पहला सेक्शन हमने ये देखा, वो देखा कि रिसेप्शन डेस्क पे आपने एप्लीकेशन जमा करवाई, फिर क्या हुआ, डाटा कैप्चरिंग सेक्शन ने उसको उठाया और अपने डाटा में डाल दिया। फिर एग्जामिनेशन सेक्शन ने उसको चेक किया कि उसके साथ किसी की रिजेम्बलेंस तो नहीं है। अगर कोई रिजेम्बलेंस मिल रही है तो उसने क्या किया, उसको चेक करके आपको बताया कि TM16 के जरिए उसको हमें करेक्ट करके भेज दें। अगर उसको कुछ नहीं मिला तो उसने जर्नल सेक्शन को भेज दिया। जर्नल सेक्शन क्या करता है, The trademark registry has maintained this section for the publication of the trademark journal। हर महीने एक जर्नल निकालते हैं। The section advertises all accepted applications in the trademark journal for public awareness as well as to invite opposition। एक तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए जर्नल में उन्होंने दाखिल कर दिया, साथ में उसको कहा यार अगर किसी को इसको अपोज करना है तो वो अपोजिशन फाइल कर दे। आपको लग रहा है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट पहले से है या हमने इसको पहले इस्तेमाल ऐसे किया है, ये ब्रांड हमने पहले यूज किया है, तो आप आए और हमें इसको, इस एप्लीकेशन को अपोज करें। By aggrieved parties before the final registration of the trademark, ये ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन से पहले ये आप हर बंदे को जो इससे मुतासर होता है उसको एक खुला ऐलानिया है कि जब ये जर्नल में पब्लिश हो गया है तो वो आए और आकर अपोज करें। उसको अपोज को संभालने के लिए फिर इन्होंने एक पूरा सेक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है ऑपोजिशन सेक्शन। ऑपोजिशन सेक्शन डील विद ऑपोजिशन फाइल्ड अगेंस्ट अ ट्रेडमार्क पब्लिश इन द जर्नल। A time period of 2 months is given for the receipt of the opposition to a mark। पब्लिश होने के 2 महीने के बाद आपकी
एप्लीकेशन एक्सेप्टेड तस्वर होती है। 2 महीने में किसी ने अपोज कर दिया तो कर दिया, टाइम बार्ड हो गया। द ऑपोजिशन आर रिसीव्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड TM5 फॉर्म। अगर आपने ऑपोजिशन फाइल करनी है किसी के खिलाफ, किसमें जाना है? TM5 विद स्पेसिफाइड फीस। हर एक की जरा फीस अलग अलग उन्होंने रखी है हर काम की। दिस ऑपोजिशंस आर डिवाइडेड decided by the registrar of the trademarks after hearing the both parties. In case opponent satisfies the registrar, the trademark application will be abandoned, otherwise it proceeds to registration। यहीं पे फैसला हो जाएगा। वो कहेगा ठीक है जी हम इसको abandon कर देंगे, या वो कह देगा ठीक है ये एप्लीकेशन ठीक है, आपकी जो ऑपोजिशन है वो गलत है। उसने ऑपोजिशन एक्सेप्ट कर ली, फिर क्या होगा जी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो रजिस्ट्रेशन सेक्शन आपको रजिस्ट्रेशन कर देगा। आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द मार्क, if there is no opposition, the mark is recommended for registration. In case opponent was opposition हो गई है, opponent was failed to satisfy the registrar, this section informs the applicant representative to submit a prescribed fee to get the registration certificate. After receiving the fee, a registration certificate is issued after 10 for 10-year duration। 10 साल की ड्यूरेशन के लिए आपको ये मार्क अलाउ कर दिया जाता है। If the applicant fail to submit the fee, a reminder is given to the same. However, if the registry fee is not submitted, the application is considered as abandoned by the registrar trademark registry। पोस्ट रजिस्ट्रेशन सेक्शन। अब इसके बाद अगला खाना शुरू हो गया, जिसने पोस्ट रजिस्ट्रेशन को संभालना है। रजिस्ट्रेशन तो हो गई। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मार्क, ऑल सब्सिक्वेंट चेंजेस, किसी किस्म की आपने चेंजिंग करवानी है, एड्रेस की चेंजिंग करवानी है, चेंज ओनरशिप की करवानी है, मतलब किसी का मार्क आप खरीदना चाहते हैं तो आपको भेज सकता है। तो अमेंडमेंट अगर आपने करवानी है, ये ट्रांजैक्शन करनी है, या रिलेटेड मैटर्स हैं जो भी सारे हैं, वो आपके पोस्ट रजिस्ट्रेशन सेक्शन देखेगा। रिन्यूअल सेक्शन, 10 साल के बाद आपको एक रिन्यूअल करानी होगी TM12 के ऊपर। A registered trademark is valid for a period of 10 years. Afterwards, it needs to be renewed for another 10 years. This section looks after the matter for renewal of the marks, like intimating the applicants for renewal of the application after receiving a prescribed fee on TM12. Record section. A section maintains the physical record of the file and issue files to different sections for processing the applicant request. Post जिसको भी जो चाहिए वो उसको दे देता है। Legal section. This section handles all the legal matters due in the court of law, including appeals vis-a-vis the decision of the registrar trademark registry, क्योंकि वो भी एक कोर्ट है। जी करेगा जी डिफेंड करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन HR अकाउंट सेक्शन, ये उनका भी अपना इंटरनल सेक्शन है। IT सेक्शन, ये उनका इंटरनल सेक्शन है। और इस तरह से ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के सेक्शंस यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो है वो ट्रेडमार्क का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये ट्रेडमार्क क्या है, इसके क्या कौन कौन से सेक्शंस हैं जो किस किस फंक्शन को डील कर रहे हैं। रिसेप्शन डेस्क से शुरू होके कंप्यूटर डाटा कैप्चर से लेके एग्जामिनेशन करवा के जर्नल में पब्लिश हुआ। जर्नल में पब्लिश होकर अपोजिशन का वेट किया 2 महीने, अपोजिशन आई ठीक है, ना आई तो रजिस्ट्रेशन सेक्शन ने आपको कहा लाओ जी फीस जमा कराओ 10 साल के लिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले जाओ। और बाद में जनाब अगर कोई मसला शसला आता भी है तो लीगल सेक्शन भी है, रिन्यूअल सेक्शन भी है, पोस्ट रजिस्ट्रेशन सेक्शन भी है, रिकॉर्ड सेक्शन भी है, आपकी फाइल यहाँ मौजूद रहेगी। अब आ जाते हैं हम अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, ये ऑर्गेनाइजेशन का था जी, हम ऑर्गेनाइजेशन के दुकान कर देते हैं बात। ये है हमारा ट्रेडमार्क का लॉ। यार मैं इसमें ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001, ट्रेडमार्क रूल 2004। 2001 का ये ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटेड टू द ट्रेडमार्क्स। Whereas it is expedient to amend and consolidate the law relating to the trademarks and unfair competition, and to provide for the registration and the better protection of the trademarks, and for the prevention of the use of the fraudulent marks, and for matters ancillary thereto and
connected therewith, and whereas the National Assembly and the Senate stand suspended in pursuance of the proclamation of the 14th day of October 1999 and the Provincial Constitution Order Number 1 of 1999, and whereas the President is satisfied that the circumstances exist which rendered it necessary to take immediate action. Now, therefore, in pursuance of the proclamation of the emergency of the 14th day of October 1999 and the Provincial Constitution Order Number 1 1999, read with the Provincial Constitution Amendment Order Number 9 of 1999, and in exercise of all the powers established in this behalf, the President of Islamic Republic of Pakistan is pleased to make and promulgate the following ordinance. इसलिए मैंने सारा भगाया कि ये सारी सारी फिजूल फिलहाल के लिए फिजूल ये वाला या नीचे वाला ये ठीक है चलो हमारे पास 73 है ना 70 करो अब ठीक है सर क्योंकि मैं चाह रहा था लाइन भी पूरी आ जाए ना अच्छा जी नंबर 1 क्या है जी ये है जी प्रिलिमिनरी मैं अभी जब मैं थक जाऊंगा मैं तो तुमको पढ़ा दूंगा रेलवे बिजली अच्छा जी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट दिस ऑर्डिनेंस मे बी कॉल्ड द ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 extend the whole of the Pakistan. This section and the section 132 shall come into force at once, and the remaining provision of this ordinance shall come into force on such date as the federal government may by notification of official gazette appoint in this behalf. तो इसके अंदर एक तो सेक्शन 1 और सेक्शन 132 तो दो को तो वो कह देता है सेक्शन 1 और 132 इसको तो वो कह देता है जनाब अली के ये तो हो गए हैं आज से ही नाफिज हो गए हैं क्या डेट है इसकी ये डेट है जी अप्रैल 13 2001 तो ये तो हो गया अप्रैल 13 2001 से प्रोमलगेट अच्छा जी अब पहले सेक्शन 132 ना पढ़ लें पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है उसे रूल ठीक है द फेडरल गवर्नमेंट may subject to the condition of the previous application by the notification in the official gazette make rules for carrying out the purpose of this ordinance वो कहता है जनाब ये फेडरल गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं इसके मुताबिक रूल बना लो जो उसने 2004 में जाके बनाए हाँ जी in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for all and any of the following matters namely the matter to be included in the register under subsection 1 of the section 10 conditions and restrictions subject to which the registrar shall be open to the inspection of the public under subsection 5 of section 10 classification of the goods मतलब classes बनाए publication of the alphabetical index of the classification of the goods and services ठीक है जी the manner in which the registrar may notify as word as international non-proprietary name under section 16 the manner of which the application of the registrar trademark किस तरह से एप्लीकेशन फाइल करनी है पीरियड कैसे होगा मतलब वो कहता है जनाब ये अब लॉ की जिन्हें एप्लीकेशन बताओ कंट्रोल तो वो कहता है जनाब बनाओ उसके सारे रूल्स बनाओ 2004 में वो जाके रूल्स बने और वो रूल्स कुछ इस तरह के थे लेकिन अभी हम पहले जरा लॉ के ऊपर आसास कर लेना यहीं से भी चीजें साफ होनी शुरू हो जाएंगी in this ordinance unless anything repugnant in the subject or context advertising means सर ये मीन्स वाली डेफिनेशन है ठीक है जी तो मीन्स वाली डेफिनेशन जो होती हैं वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है था कोई आइडिया होएगा भुले हुए होगे
सर देखे ना, अपने को ना डेफिनेशन होती हैं दो तरह की। एक वो है जो कानून ने ना आपको कह दिया है कि जनाब जो इसका मीनिंग है फिक्स्ड मीनिंग, मतलब जो आपके लॉ में लिखा है ना हमने बस वही मीन करना है, अपनी मर्जी की अंडरस्टैंडिंग इसमें हमने नहीं लेनी। इस तरह की डेफिनेशन स्टार्ट होती हैं लफ्ज मीन्स से। इसको हम एग्जॉस्टिव कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसने एग्जॉस्ट कर दिया अगले सारे मीनिंग्स को। जो लॉ में लिखा है वही की वही मीनिंग है, इसके अलावा डिक्शनरी मीनिंग, जर्नल मीनिंग सारी के सारे इसके खत्म। दूसरी इसकी एक डेफिनेशन की टाइप होती है जिसको कहते हैं इंक्लूसिव मीनिंग, इंक्लूसिव डेफिनेशन। ये कौन सी डेफिनेशन होती हैं? ये वो डेफिनेशन हैं जिसका वर्ड के आगे लिखा होता है इंक्लूड्स, मतलब डिक्शनरी मीनिंग के साथ प्लस ये मीनिंग हम शामिल करते हैं, ये भी इसके अंदर शामिल है। एक ये भी शामिल है, लेकिन वैसे नॉर्मली इसकी जो नॉर्मल जेनेरिक मीनिंग्स हैं वो भी इसमें ओके हैं। सो ये जो यहाँ पर डेफिनेशन हमारे पास इन हैंड है, ये है मीन्स वाली। मीन्स वाली डेफिनेशन का दूसरा मतलब क्या हुआ? ये वो डेफिनेशन है, ये वो डेफिनेशन है कि जिसका मतलब ये कि जो यहाँ लिखा है इसने बस वो वर्ड्स ले लेंगे और कोई नहीं लेंगे। कौन से हैं जी? द मेकिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट का क्या मतलब है? मीन्स द मेकिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन एनी फॉर्म इन कनेक्शन विद ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन इन ऑर्डर टू प्रमोट द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। वो कहता है एडवर्टाइजमेंट क्या है? रिप्रेजेंटेशन करने का, रिप्रेजेंटेशन बनाने का तरीकाकार है, मेकिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में। आप चाहे पेपर की फॉर्म में कर लें, वीडियो की फॉर्म में कर लें, ऑडियो की फॉर्म कर लें, इन कनेक्शन विद ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन। हमारा प्रोफेशन है जिधर हम बुक लाएं, या हमारा अकाउंटेंट्स का प्रोफेशन है, बिजनेस किसी बिजनेस का हो सकता है। तो एडवर्टीजमेंट को यहाँ डिफाइन किया, और वो कहता है अब इस ऑर्डिनेंस में हम हमेशा मेकिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन एनी फॉर्म, ये वाली चीज जो है ना, ये वाली लफ्ज, हम इसको एडवर्टीजमेंट समझेंगे। उसके बाद आ गया असाइनमेंट। इन रिलेशन, असाइनमेंट इन रिलेशन टू अ ट्रेडमार्क मींस असाइनमेंट इन राइटिंग बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज कंसर्न। इसका मतलब है जी असाइनमेंट इन राइटिंग, इसी तरह से असाइन किया है राइटिंग में, बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज कंसर्न। इसका यूजेज मुझे भी अभी समझ नहीं आया कि किसी को पूछना ही पड़ा इस असाइनमेंट से वो क्या मुराद ले रहा है। कोई समझ आना तो मैंने भी दसो। कंसर्न पार्टीज के किसी एक्ट से में भी ये किसी को ट्रेडमार्क असाइन हो रहा है, या ये इसमें कोई असाइनमेंट कर रहा है ये किसी को, तो उसके अंदर वो कहता है राइटिंग में असाइनमेंट करके दें, ऐसे हम आपकी असाइनमेंट नहीं मानेंगे। मीन्स एन असाइनमेंट इन राइटिंग, असल में हाँ जी, असाइनमेंट ट्रेडमार्क की असाइनमेंट के रिलेशन में मीन्स एग्जॉस्टिव कर रहा है इसे, असाइनमेंट इन राइटिंग बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज कंसर्न। जो कंसर्न पार्टीज हैं उनके एक्ट से जो है वो असाइनमेंट इन राइटिंग होनी चाहिए। अगर वो इन राइटिंग हो रही है तो हम मान लेंगे कि वो इन रिलेशन टू द ट्रेडमार्क असाइनमेंट है। चले अभी के लिए मेरे ख्याल में इतनी हाल में काफी है। अगला चला लें। ऑथराइज्ड यूजर मींस अ पर्सन ऑथराइज्ड टू यूज अ ट्रेडमार्क in relation to goods or services under the control of the owner of the trademark and includes a licensee। ये एक बात कर रहा है कि ऑथराइज्ड यूजर कौन है? ऑथराइज्ड यूजर वो है जो ऑथराइज्ड टू यूज अ ट्रेडमार्क है
इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओनर, कंट्रोल के हाँ जिसको ऑथराइज कर दे ट्रेडमार्क के इस्तेमाल के लिए, इंक्लूड द लाइसेंसी, आपको वो लाइसेंस के जरिए भी कर सकता है, वो किसी और तरीके से भी कर सकता है। सर्टिफिकेशन मार्क मींस a certification mark as defined in subsection 1 और section 83। ये रह गया जी हमारा, है क्या जी, ये सर्टिफिकेशन मार्क है। इसको हम थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं कि ये क्या जी। सेक्शन 83 है, सेक्शन सेक्शन 82। Collective mark means collective mark as defined in subsection 1 of section 182। Comparative advertisement means means ये एन हो गई है ना, एन हो गई, एन हो गई, एड अगला लगा हुआ है। means an advertisement which explicitly or by implication identifies a competitor or goods or services offered by a competitor। competitive advertisement वो है आपने किसी से मिलती जुलती एडवर्टाइजमेंट की है, means an advertisement which explicitly or by implication identifies a competitor or goods or services offered by a competitor। ऐसी एडवर्टाइजमेंट करते हैं आप अपनी एड में जो कि कंपेटिटिव की या तो प्रोडक्ट को शो कर देती है या उसको खुद को शो कर देती है। जिस तरह अभी आजकल जो अगर आप देखें तो एक एड चल रही है सर्फ एक्सेल की, सर्फ एक्सेल की है ना, हाँ हाँ वो यही है ना, वो इम्प्लाइड तो कर देते हैं ना, लेकिन वो लॉ में वो कहता है कि एक्सप्रेस कर दे या फिर इम्प्लाइड कर दे। इजाजत है या नहीं ये भी हमने नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ अभी डेफिनेशन पढ़ी। वो कहते हैं इसको कहते हैं कम्पिटेटिव एडवर्टाइजमेंट। कंपैरेटिव है या कम्पिटेटिव है? कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट, हाँ कंपैरिजन कर दिया दूसरे की प्रोडक्ट से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने क्या कर दिया है, कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट कर दी। तो इसका मतलब ये हो गया कन्वेंशन एप्लीकेशन, कन्वेंशन एप्लीकेशन ही है ना, मींस एन एप्लीकेशन एज डिफाइंड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25। सेक्शन 25। अच्छा जी, कन्वेंशन कंट्री means a convention country as defined in section 85, 83, 84, 85, 85। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, काउंटरफीट ट्रेडमार्क गुड्स means any good including packing bearing without authorization a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of such goods or which cannot be distinguished in its essential aspect from such a trademark and thereby infringes right of the owner of the trademark under this ordinance। बहुत आसान है जी, काउंटरफीट ट्रेडमार्क गुड्स, काउंटरफीट हुआ है, ठीक है, काउंटरफीट का मतलब क्या होता है? हाँ जी हाँ जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ जाली, काउंटरफीट जाली, एग्जैक्ट मीनिंग ही आपने ये सही निकाला है, जाली है जाली, जाली ट्रेडमार्क की गुड्स means any good including packing bearing without authorization a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of such goods।
आइडेंटिकल भी हो अगर तो वो भी, मैंने एक दफ़ा देखा था, बड़ा मज़ेदार बात ये थी कि मैं एक दफ़ा गया वो मार्केट में, मोबाइल की मार्केट थी, ठीक है? वहाँ पे मैंने, एक होता है हुआवे, उसी की मैंने जो है ना, ई और आई और इसके स्पेलिंग के फ़र्क के साथ मैंने बहुत सारे ऐसे चाइना के मोबाइल देखे। हालाँकि अपनी ही कंट्री का उनका ब्रांड है। अच्छा, एप्पल का जो मोबाइल है, इसके आगे मैंने जो है वो ए डबल पी की जगह ए ट्रिपल पी लगा हुआ देखा मैंने एप्पल। हाँ, हाँ, स्पेलिंग और लफ्ज़ एक ही है। अच्छा, यहाँ नुक्कड़ के ऊपर ना वो खुल गई थी, क्या था वो, केक्स एंड बेक्स? अच्छा, वो केक्स एंड बेक्स की जगह ना, केक्स एंड बेक्स की जगह सेम कलरिंग के साथ उन्होंने क्या खोल दी, बेक्स एंड केक्स। सेम, हम भी यही सोच रहे थे केक्स एंड बेक्स है, लेकिन वो मैंने कहा छोटी सी जगह पे क्यों खोलेगा केक्स एंड बेक्स, लेकिन वो खैर 4-5-6 दिन के बाद हमने देखा उन्होंने हटा लिया उसे। वार्निंग आ गई होगी, ज़ाहिर है ये पढ़ के होंगे उनके पीछे, एक ही कर रहे हो तुसी। मैच करके उसे चला देते हैं, कलर स्कीम चला के। तो सर मैं पहुंचा यहाँ से रिंगर खान, अड्डे के ऊपर मैंने मंगा लिया पानी नेस्ले का, नेस्ले का स्पेलिंग डिफरेंट हो, बाकी सेम मैच कर रही हूँ। मैं देखा ये हुआ क्या है, कहानी बनी हुई है सर वहाँ। अच्छा जी, उसके बाद आता है डेट ऑफ फाइलिंग मींस इन रिलेशन टू एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क द डे ऑन व्हिच द एप्लीकेशन इज फाइल्ड परसुएंट टू द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23। इसका मतलब ये है एप्लीकेशन फाइलिंग का सेक्शन क्या है, चलो इनिशियल डाटा इकट्ठा हो रहा है, वो डेट जिसके ऊपर आपको कहा जाता है कि जनाब आपने सेक्शन 23 के अंदर अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी है, तो उसको कहा जाएगा इन रिलेशन टू द सब डिविजनल एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क द डे ऑन व्हिच द इनिशियल एप्लीकेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 32 बड़ा है इज फाइल्ड। डिविजनल एप्लीकेशन है जी, ये डिविजनल एप्लीकेशन के बारे में हमें जानना पड़ेगा। सेक्शन डिविजनल एप्लीकेशन है ना, चलो खत्म कर लेते हैं, ओह इसमें कोई मसला नहीं, कल यहीं से शुरू कर लेंगे। और इन रिलेशन टू, अगला अगला शुरू कर, अगली डेफिनेशन से पहले पहले इसको पढ़ लेते हैं, बाकी खत्म कर देते हैं। और इन रिलेशन टू an application by to provide temporary protection during exhibition the day exhibition the day referred to in subsection 1 of section 26, or in relation to the convention application the day referred to enclosure in clause A of subsection 2 of section 25, date of registration। बस यहाँ पर हम इसको खत्म कर लेते हैं। इसको लिखना चाहिए हमें, मतलब ये एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो ये होगी कितने टाइप की, 3 टाइप की है। नंबर 1 नॉर्मल एप्लीकेशन, ठीक है। नंबर 2 डिविजनल एप्लीकेशन। नंबर 3 प्रोटेक्शन। कन्वेंशनल एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन है और 4 डेट। अच्छा ये है जी सेक्शन
23, सेक्शन 32, सेक्शन 26, सेक्शन 25। ये सर हम कल सवेरे ये फिर खोल लांगे इतों ही